17 साल 13 प्रधानमंत्री, ये है नेपाल का हाल। मौजूदा पीएम खड्ग प्रसाद शर्मा ओली यानी केपी शर्मा ओली ही चौथी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल रहे हैं। नेपाल के लोग क्या मौजूदा शासन व्यवस्था से उकता गए हैं? क्या उन्हें सरकारों की अस्थिरता परेशान कर रही है? क्या उन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था के जरिए सर्वशक्तिमान बन बैठे नेताओं का बेलगाम भ्रष्टाचार परेशान कर रहा है, या फिर कम्युनिस्ट नेताओं का बढ़ता चीन प्रेम उन्हें खलने लगा है? क्या वजह है जो नेपाल के शहरों और कस्बों और दूसरे इलाकों में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, मोटरसाइकिल रैलियां निकाल रहे हैं और राजशाही की वापसी की मांग कर रहे हैं? ये मांग यू टर्न जैसी है। ज्यादा समय नहीं बीता है, नेपाल में लंबे आंदोलन के बाद मई 2008 में राजशाही खत्म हुई थी। आखिरी राजा ज्ञानेंद्र शाह को आंदोलनकारियों के आगे झुकना पड़ा था। नवंबर 2006 में एक समझौते के बाद गृह युद्ध खत्म हुआ था और अप्रैल 2008 के चुनाव के बाद राजशाही की समाप्ति पर निर्णायक मुहर लग गई थी। तब तक नेपाल दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र था। 2008 से अंतरिम संविधान के जरिए नेपाल को सेकुलर देश घोषित कर दिया गया। 2015 में लागू हुए नए संविधान ने इस पर मुहर लगा दी, लेकिन अब नेपाल में लोग फिर सड़कों पर उतर रहे हैं। वो राजशाही की वापसी की मांग कर रहे हैं। वो पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के प्रति समर्थन और समर्पण दोनों दिखा रहे हैं। इससे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनकी सरकार परेशान हो गई है। दूसरे राजनीतिक दल भी सकते में हैं। सड़कों पर उतरे लोग नारायण हिटी यानी राजमहल खाली करने के नारे लगा रहे हैं। ये वही महल है जहां राजशाही के दौरान राजा रहते थे। बाद में उसे म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया। नेपाल में कई लोग राजा को भगवान विष्णु के अंश के रूप में देखते रहे हैं। राजशाही की बढ़ती मांग से परेशान पीएम ओली ने हाल में ज्ञानेंद्र को चुनौती दी कि वो राजनीति की मुख्य धारा में लौटें। पूर्व पीएम पुष्प कुमार दहल प्रचंड भी ज्ञानेंद्र को आगाह कर चुके हैं कि वो ऐसा कोई कदम न उठाएं जो उन्हें महंगा पड़ जाए। ये बात अलग है कि प्रचंड पीएम ओली की भी आलोचना करते रहे हैं, उनकी सरकार को भ्रष्टाचारी बताते हैं। वो पीएम ओली पर चीन कार्ड खेलने का आरोप भी लगाते रहे हैं। दरअसल मौजूदा कार्यकाल में ओली ने पहले विदेशी दौरे के लिए चीन को चुना था, जबकि अब तक नेपाल के सभी पीएम कुर्सी संभालने के बाद पहले विदेशी दौरे पर भारत ही आते रहे हैं। ओली भी जब पहली बार पीएम बने थे तब भारत ही आए थे। राजनीतिक दलों की आपसी खींचतान के बीच ज्ञानेंद्र शाह के लिए लोगों का समर्थन बढ़ता जा रहा है। ज्ञानेंद्र का समर्थन आरपीपी यानी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के साथ है। इस पार्टी के संसद में 14 सांसद हैं, जिनमें से 7 चुनकर आए हैं। नेपाल की संसद में कुल 275 सांसद हैं, जिनमें से 165 चुनकर आते हैं। ओली जानते हैं कि 2027 में होने वाले चुनाव में आरपीपी का अपने दम पर सरकार बनाना मुश्किल है, इसलिए वो ज्ञानेंद्र को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन आरपीपी ताकत दिखाने का दूसरा तरीका आजमा रही है। ज्ञानेंद्र रविवार 9 मार्च को नेपाल के पश्चिमी क्षेत्र का दौरा करके काठमांडू लौटे। आरपीपी ने एयरपोर्ट पर ज्ञानेंद्र के स्वागत के लिए हजारों लोगों को जमा कर दिया। नेपाल में जो कुछ चल रहा है उस पर जाने माने रक्षा, सैन्य और विदेश मामलों के एक्सपर्ट और पूर्व आला सैन्य अधिकारी मेजर जनरल जीडी बख्शी ने टिप्पणी की है। उन्होंने 9 मार्च को ही सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, नेपाल के पूर्व राजा हाल में देश का दौरा करके काठमांडू लौटे। 4 लाख से ज्यादा नेपाली लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बीते महीने नेपाल के कई शहरों और कस्बों में राजा के समर्थन में कई मोटरसाइकिल रैलियां निकाली गईं। मेजर जनरल बख्शी ने लिखा कि साल 2007 में जब मेरी अगुवाई में एनडीसी डेलीगेशन नेपाल गया था, तब से मैं कहता रहा हूं कि दुनिया की इकलौती हिंदू राजशाही को खत्म करके और नेपाल में माओवादियों को सत्ता में आने में मदद करके कांग्रेस की अगुवाई में भारत ने जबरदस्त सेल्फ गोल किया था। नेपाल के लोग अब माओवादियों के छल कपट से उकता गए हैं, जो घूसखोर और सर्वाधिक भ्रष्ट निकले। उन्होंने लिखा कि उनकी चाहत है कि राजा किसी भी रूप में वापसी करें, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हो
कल्चरल हेड हों, पॉलिटिकल पार्टी के पैटर्न हों या जो भी हों, लोगों के लिए वो विष्णु के प्रतीक हैं और नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अहम हैं। उन्होंने लिखा कि ऐसा लगता है कि नेपाल के लोग उन माओवादियों और कम्युनिस्टों के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं जो नेपाल के बजाय चीन के प्रति ज्यादा वफादार मालूम होते हैं। नेपाल की रैलियों में योगी आदित्यनाथ के पोस्टर भी दिखते हैं। मेजर जनरल बख्शी ने लिखा है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि नेपाल के लोगों को लंबे समय से जारी तकलीफों से छुटकारा मिले और वहां हिंदू राज बहाल हो, लोगों की इच्छा पूरी हो। लोगों की आवाज ही भगवान की आवाज है। ज्ञानेंद्र के समर्थन वाली रैली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज का पोस्टर लेकर आए प्रदीप विक्रम राणा को कई लोगों ने ओली सरकार का समर्थक बताया और दावा किया कि वो आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दैनिक भास्कर अखबार की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि योगी आदित्यनाथ का पोस्टर दिखाने वाले राणा नेपाल से भागकर भारत आ गए हैं। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में राणा के हवाले से कहा है कि ओली सरकार ने उनके पीछे पुलिस को सक्रिय कर दिया। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र और योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। ये तस्वीर 2018 में हुई मुलाकात के दौरान ली गई थी। काठमांडू पोस्ट ने दावा किया है कि ज्ञानेंद्र ने राजनीति में सक्रियता बढ़ाने से पहले योगी जी से मुलाकात की थी। पांचजन्य पत्रिका की वेबसाइट के मुताबिक नेपाल के पीएम ओली ने कहा है कि अभी उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि उन्हें रैली में विदेशी नेताओं का सहारा लेना पड़े। उन्होंने आंदोलनकारियों से कहा है कि बेहतर व्यवस्था पर बात की जा सकती है। साथ ही उन्होंने राजशाही समर्थकों को चुनौती भी दी है कि वो 2/3 बहुमत के जरिए संविधान के तहत समाधान तलाशें। उधर प्रचंड ने ऐसे बयानों को सरकार का घमंड बताया है। इस बीच आरपीपी के सांसद रोशन कार्की ने काठमांडू में ज्ञानेंद्र के समर्थन में जुटी भीड़ का हवाला देते हुए नेपाल की संसद में ओली सरकार को चेतावनी दी। रोशन कार्की ने कहा, ये तो बस एक परीक्षण था, बाकी 73 जिलों से जो भीड़ आएगी उससे घबराना मत, छुपने की जगह ढूंढ लो। जितने समय तक तुम सरकार में रहोगे ये भीड़ बढ़ती जाएगी। क्या वाकई वो नेपाल का भविष्य बता रहे थे? ये बात समय से जाहिर होगी।